हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपना पॉल साइंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉवरेंटी, संप्रभुता। इस वीडियो में हम देखेंगे कि संप्रभुता है क्या, संप्रभुता की परिभाषा क्या है और उसके प्रकार क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से बीजगणित के लिए, अंकों का जीव विज्ञान के लिए, जीवन का, मानव के लिए जल और वायु का महत्व होता है, उसी प्रकार से राजनीतिक शास्त्र में संप्रभुता का महत्व होता है। ठीक है। एक राज्य के निर्माण के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। यहाँ पर राज्य का मीन्स देश से आता है, मतलब देश के तौर पर हम यहाँ पर राज्य को देखते हैं। तो एक देश में 4 तत्वों का होना या फिर एक राज्य निर्माण के लिए 4 तत्वों का होना अति आवश्यक है, जिसमें आती है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये चारों ही तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर ये नहीं है, इनमें से एक नहीं है, तो जो राज्य है उसका पूर्ण निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिस पर किसी अन्य शक्ति का नियंत्रण ना हो। यह शक्ति राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य समुदाय के द्वारा प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। इट मीन्स एक देश के ऊपर शासन करने का पूरा अधिकार उसी देश की सरकार के पास हो। सरकार चुनने से लेकर देश को चलाने के सारे निर्णय लेने का पूरा अधिकार उसी देश की सरकार के पास होना चाहिए, और उस देश में किसी अन्य देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वही संप्रभुता है। ठीक है। एक बार और बताती हूँ कि एक देश की सरकार और उसकी नीतियों को चलाने के लिए किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप ना होने देना ही संप्रभुता है। संप्रभुता अंग्रेजी भाषा के सॉवरेंटी शब्द से बना है, जो कि एक लैटिन शब्द है, जो कि सुपर प्लस एनस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति। ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और संप्रभुता के 2 पहलुओं को देखते हैं। तो वो 2 पहलू कौन से हैं? पहला पहलू आता है आंतरिक संप्रभुता, इंटरनल सॉवरेंटी, जिसमें राज्य के अंतर्गत समस्त व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों और समुदायों पर राज्य का अधिकार होता है। राज्य प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को आदेश दे सकता है, और उन आदेशों का पालन करना उस देश के नागरिकों का कर्तव्य होता है। यदि कोई व्यक्ति राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो राज्य के पास ये अधिकार होता है कि वो उसको कठोर से कठोर दंड देकर अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए विवश कर सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य की सीमा के अंतर्गत कोई भी सत्ता राज्य की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती है। ये हुआ आंतरिक संप्रभुता। अब हम देखते हैं बाह्य संप्रभुता, जो कि संप्रभुता का दूसरा पहलू है, एक्सटर्नल सॉवरेंटी। एक राज्य किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। इट मीन्स राज्य अन्य राज्यों के किसी भी प्रकार के दबाव या हस्तक्षेप से परे होता है। राज्य की वहाँ संप्रभुता में राज्य की अपनी इच्छा अनुसार राज्य अन्य राज्यों के साथ में संबंध बनाता है, उनसे समझौते करता है, उनको किन से संधियाँ करनी है, कहाँ पर युद्ध करना है, ये सारे निर्णय एक राज्य स्वयं लेता है। वह किसी अन्य से इसके बारे में नहीं पूछता, और ना ही उसकी ये अपनी खुद की इच्छा होती है कि उसको किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ संधियाँ करनी है और किसके साथ समझौते करने हैं। संप्रभुता के पहलुओं को समझने के बाद में अब हम संप्रभुता की परिभाषाओं को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन बोधा, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह परम शक्ति है जो कानूनों से नियंत्रित नहीं है। दूसरा, ब्लोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। लास्की के अनुसार प्रभुसत्ताधारी वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय से उच्चतर है, वह सभी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ किसी अन्य मानव श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन नहीं करता है तथा किसी समाज के बड़े भाग से स्वाभाविक रूप से आज्ञा का पालन करवाता है, तो वह मानव श्रेष्ठ संप्रभु है तथा वह समाज राजनीतिक और स्वतंत्र है।
संप्रभुता के प्रकार को देखते हैं, जिसमें पहला प्रकार आता है नाम मात्र की संप्रभुता। नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य उस संप्रभुता से है जिसे सिद्धांत में तो संप्रभुता की समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी जो शक्तियाँ हैं वो नाम मात्र की है, यानी कि वह नाम मात्र संप्रभु है। ठीक है। दूसरा जो प्रकार आता है वो है वास्तविक संप्रभु, जिसमें वास्तविक संप्रभु उसे कहते हैं जो व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड और भारत का जो मंत्रिमंडल तथा संसद है, उसके पास वो वास्तविक संप्रभु है। ठीक है, वो वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता है। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं वैध संप्रभुता। कानून के आधार पर राज्य के सर्वोच्च आदेश अंतिम रूप से जारी कर सकता है। राज्य के समस्त कानून उसी के नाम से लागू और प्रचलित किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य के कानून का पालन नागरिकों को करना पड़ता है और इन नियमों का बनाने वाली एक सत्ता होती है। यही सत्ता कानूनी संप्रभु कहलाती है। ठीक है। वैध संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता एक ही है। ठीक है। कानूनी दृष्टि से संप्रभुता की कानून निर्माण की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यह जनमत की भी उपेक्षा कर सकती है। चौथा हम देखते हैं राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता से तात्पर्य है कि वे प्रभाव जो लोकमत का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र में मतदान, समाचार पत्र, सभाओं, विरोध प्रदर्शन, प्रतिनिधि मंडल, हड़तालों आदि उपायों द्वारा कानून बनाने वाली सत्ता पर प्रभाव डाला जाता है और उसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। मतदाता तथा लोकमत की शक्ति को ही राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी कहा जाता है। ठीक है। पांचवा जो इसका प्रकार आता है वो है सार्वजनिक प्रभुसत्ता, यानी राजनीतिक सत्ता जनता के हाथों में होती है, वही सार्वजनिक प्रभुसत्ता कहलाती है।